लोग का स्वागत करता हूँ। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अलग अलग फॉर्मुलेशन अलग अलग व्याधियों में देखेंगे कि हम लोग ना आयुर्वेद की चिकित्सा को और किस तरह से सफल बनाएं। इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का बेस ही है वात पित्त कफ। जितनी भी व्याधियाँ होती हैं सब वात पित्त कफ से होती है। और वात पित्त कफ जब इम्बैलेंस हो जाता है तो सारी व्याधियाँ हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में बताया 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, 7 धातु हैं, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, और 3 मल है, मल मूत्र और स्वेद। तो इन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम लोग चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को ना दोषानुसार कुछ औषधियां बताता हूँ, कुछ रसकल्प बताता हूँ, कुछ स्वर्णकल्प बताता हूँ, जिनका प्रयोग आप लोग अपने प्रैक्टिस में करेंगे तो सब बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। और मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरु जी के नोट से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो हमें सर ने पढ़ाया है वही सारा ज्ञान मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और मेरे गुरुजी ने इतना सारा मेरे को दिया है, इतना सारा दिया है कि मैं अगर ना और 40 साल भी पढ़ाते रहूं तब भी कम पड़ जाएगा। मतलब इतना सारा ज्ञान दिया है। तो मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी है हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, उनका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने हमें सिखाया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यही आयुर्वेद जो है ये आगे और बढ़ेगा, आप लोग भी बताएंगे। तो ये किसी का मतलब ऐसा है कि हमें कोशिश करते रहना है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होते रहे, हम लोग की खुद की भी प्रैक्टिस रहे, और हमारे से हमारे जो रोगी हैं वह भी ठीक होते रहे। यही कोशिश के लिए हम, और यही उद्देश्य है कि हम इतना मेहनत करके आप लोग के सामने ये सब चीज लेके आते हैं। अब दोषानुसार औषधि देखते हैं तो वात शामक कुछ द्रव्य हमारे पास होना चाहिए। कि मतलब हमें ना हमारे पास वो अवेलेबल होना ही चाहिए हमारे पास, क्योंकि अभी वायु का काल शुरू हो रहा है, वर्षा ऋतु शुरू हो रही है। तो बारिश के सीजन में बहुत सारे लोग ना ज्वाइंट पेन के आएंगे। तो हम क्या क्या दे सकते हैं, और पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी भी देखना है कि पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है। अब मैं बता देता हूँ, उसमें से आप देखिए हर पेशेंट को आप लोग अलग अलग दवाइयां दे सकते हैं। जैसे कि बृहत्वाद चिंतामणि रस है, ये वात रोगों का बहुत ही अच्छा वेदना शामक द्रव्य है। उसी तरह से है वात कुलांतक रस, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर महावात विध्वंसक रस, फिर स्वर्ण मकर ध्वज, फिर वात गजांकुश रस, फिर हिंगुलेश्वर रस, फिर रस सिंदूर रस, फिर उसके बाद में वेदनांतक रस। इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं ना अलग अलग व्याधियों में। तो जैसे कि पक्षाघात में हम लोग करते हैं, पक्षाघात में हम लोग बृहत्वाद चिंतामणि, वात कुलांतक रस, महावात विध्वंसक रस, मकर ध्वजवटी, फिर उसके बाद में वात गजांकुश रस, हिंगुलेश्वर रस, रस सिंदूर, फिर वेदनांतक रस, ये सब का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आक्षेप रहता है, झटके आते हैं, उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंपवात जब रहता है, पार्किंसन डिजीज जैसे बीमारियां रहती हैं, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर अवयवों के क्रिया में अवरोध होता है, जब रोधात्मक संप्राप्ति होने से वेदना होती है, या फिर स्तंभ होता है, या रुक्षता होती है, व्यास होता है, स्त्रंस होता है, भ्रंश होता है, ऐसे अवस्थाओं में भी हम लोग इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी क्रिया अवरोध होता है उसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारे जो मैंने बताया कि बृहत्वाद चिंतामणि रस, वात कुलांतक रस, फिर महावात विध्वंसक रस, सिद्ध मकर ध्वज, वात गजांकुश रस, हिंगुलेश्वर रस, रस सिंदूर, फिर वेदनांतक रस, ये सब का प्रयोग तो सारे रसकल्प या स्वर्णकल्प है। कुछ हमारे पास पेशेंट आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें गरीब अमीर सबको देखना है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम हींग का प्रयोग करते हैं वातानुलोमन के लिए, कर्पूर का प्रयोग करते हैं। फिर इसका लेप के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनल रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। शाल का निर्यास का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, फिर केसर का प्रयोग करते हैं, वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं, अहीफेन का प्रयोग करते हैं, भांग का प्रयोग करते हैं, धतूर का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इनका प्रयोग कैसे करते हैं वो सब हम क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में डेली डिस्कस करते ही हैं। अलग अलग युक्ति से अलग अलग अवस्थाओं में इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जब शरद ऋतु शुरू हो जाएगी, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो शरद ऋतु आएगी। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है, जो संचित पित्त होता है वर्षा ऋतु में। जैसे ही सूर्य की प्रखर किरणें आ जाती है धरती पे, तो मनुष्य के शरीर का पित्त प्रकोपित हो जाता है और सबको हाइपर एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वर्षा ऋतु में भी अग्नि मान्यता होती है। अगर बहुत ज्यादा पित्त प्रकोप करने वाले खट्टे और नमकीन और अति गुरु पदार्थों का और अजीर्णाशन किया जाता है तो वर्षा ऋतु में भी हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो पित्त शामक औषधियां क्या क्या है, इनमें से आप लोग कुछ कुछ का प्रयोग जरूर करते भी होंगे, लेकिन एक बार मैं एक लिस्ट से आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें स्वर्ण सुचेकर रस, लघु सुचेकर रस, सादा सुचेकर रस, सर्वतोभद्र रस का प्रयोग करते हैं, सुधा निधि रस का प्रयोग करते हैं, विद्यार्द्राब्र रस का प्रयोग करते हैं, मुक्ता पिष्टि का प्रयोग करते हैं, प्रवाल पिष्टि, शंख भस्म, फिर प्रवाल पंचामृत, तृणकाल पिष्टि,
तृणकांत मणि तृणकांत मणि पिष्टी का प्रयोग करते हैं। कहरवा पिष्टी का प्रयोग करते हैं। गैरिक भस्म का प्रयोग करते हैं। गुड़ुची सत्व का गुड़ुची घन सत्व का प्रयोग करते हैं। फिर अजवाइन का फूल का प्रयोग करते हैं। पुदीना का फूल का प्रयोग करते हैं। चौसठ पिपली का प्रयोग करते हैं। अगर अग्नि मान देता है तो उसको ध्यान में रखते हुए चौसठ पिपली का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे द्रव्य मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि शतावरी का प्रयोग करते हैं, चंदन का प्रयोग करते हैं, अनंता का प्रयोग करते हैं। ये सब कैसे पित्त शामक सारे द्रव्य हैं, इनका प्रयोग। कामदुधा रस है, मोती भस्म है, मोक्ति को कामदुधा रस, इन सब का प्रयोग करते हैं तो पित्त के शमन में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ शामक, जब हमारे पास बारिश का सीजन आएगा, बारिश में लोगों को श्वास कास ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कफ शामक क्या क्या द्रव्य हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग भी इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के रूप में हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग बहुत अच्छा फायदा करता है। मृगांक रस, राज मृगांक रस का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। जब टीबी जैसे कंडीशन होते हैं, राज्य यक्ष्मा रहता है, ट्यूबरकुलोसिस जैसे कंडीशन होते हैं, तो राज मृगांक रस बहुत अच्छा काम करता है। फिर श्वास का चिंतामणि रस बहुत बढ़िया काम करता है। फिर वसंत तिलक रस, स्वर्ण मालिनी वसंत रस बहुत बढ़िया काम करता है। स्वर्ण मालिनी वसंत तो सर्व रोगे वसंत, श्वास कास में तो बहुत अच्छा काम करता है। श्वास कास चिंतामणि के साथ दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर कर्पूर आदि चूर्ण, सीतोपल आदि चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई है अपने आयुर्वेद में। अमृतार्णव रस इतना बढ़िया है कफ के लिए। योगेंद्र रस बहुत अच्छा है। सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग बहुत अच्छा से रहता है जब इंटरेस्टियल लंग डिजीज रहता है, आईएलडी जब रहता है, फाइब्रोसिस रहता है, ब्रोंकेक्टाइसिस रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। फिर चंद्रामृत रस बहुत अच्छा काम करता है। श्लेष्म कालानल रस, कफ केतु रस, इतना बढ़िया बढ़िया। श्वास कुठार रस, मतलब आयुर्वेद में लक्ष्मी विलास रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, इतना बढ़िया दवाई है ना, आप लोग इसका प्रयोग करेंगे ना तो इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है। फिर चूर्ण में हम लोग कंटकारी का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। फिर बृहति का प्रयोग करते हैं, त्रिकटु का प्रयोग करते हैं, पंचकोल का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई है अब आयुर्वेद में। जो आयुर्वेद में वैरायटी मिलता है और जो हम लोग समझ के इलाज करते हैं, तो ऐसा तो एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में कुछ लिमिटेड दवाइयां और उनका थोड़ा इजी रहता है। आयुर्वेद का कैसे है कि हम लोग दोष दुष्य बल काल प्रकृति ये सब देख के और फिर हम करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जिसको इस पे होल्ड हो गया आयुर्वेद पे तो उनकी चिकित्सा बहुत ज्यादा सफल होती है। फिर एवियन के पेशेंट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, पार्किंसन क्या है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस क्या है, ऐसे चैलेंजिंग केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें वातपित्त कफ और मेडिसिन का रस वीर्य विपाक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन मालूम होना चाहिए, तो हम बड़े से बड़ा बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमें कोशिश करते रहना है कि अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहें, एक ही जगह रुकना नहीं है, रोज पढ़ना है, रोज नया नया चीज सीखना है, रोज नया नया करना है और पेशेंट पे दवाई देना है। और दूसरा है कि पेशेंट हमें बहुत सारा चीजें सिखाते हैं, पेशेंट के जो लक्षण रहते हैं। कभी क्या है, माधव निदानकार ने जो लिखा है, उन्होंने कितने करोड़ों लोगों को ट्रीटमेंट देके फिर लिखा है पूरा, उनका फिर ये अनुभव है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, दिव्य ज्ञान भी है। तो हमारे पास वैसे ही पेशेंट आएंगे ऐसा नहीं है। कभी जैसे एकादश रूप राज्यक्ष में है, कभी 2 लक्षण वाले भी पेशेंट आते हैं, कभी 3 लक्षण वाले भी आते हैं, कभी 11 लक्षण वाले भी आते हैं। तो हमें ना अपनी पढ़ाई को हमेशा अप टू डेट रखना है कि ऐसा नहीं कि मैंने बीएमएस किया 2002 में और उसके बाद किताब ही नहीं खुला, ऐसा नहीं है। अपग्रेड करते रहना है कि कब किस तरह का पेशेंट आ जाए। कभी कुष्ठ के पेशेंट आते हैं, कभी कुष्ठ और प्रमेह के पेशेंट आते हैं, कभी पांडु और कुष्ठ के आते हैं, कभी किडनी फेलियर और पांडु के आते हैं। तो हमें अपग्रेड होते रहना चाहिए, हर समय पढ़ते रहना है, डिस्कस करते रहना है। तो फिर हमारे पास जब भी पेशेंट आए क्लिक होता है कि अभी हमें ये दवाई देना है, अभी हमें ये दवाई देना है, और सच में फिर फायदा होता है, बहुत मजा आता है। उसी तरह से शोधन के लिए कुछ द्रव्य हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि त्रिवित चूर्ण है। ये 6 से 8 ग्राम तक हम त्रिवित चूर्ण देते हैं, गर्म पानी के साथ दे देते हैं, तो 2-3 घंटे में बहुत अच्छे से त्रिवित चूर्ण लेने से विरेचन होने लगता है। फिर आरगवद मज्जा है, उसको ना संभाग हरित की चूर्ण मिलाकर कोष्ण जल के साथ पिलाते हैं, तो आरगवद मज्जा से भी बहुत अच्छे से पेट साफ होता है। इसी तरह से इच्छा विधि रस है, ये इच्छा विधि रस देने के बाद घी वगैरह खिला के और फिर इच्छा विधि रस देते हैं, तो 2-3 घंटे में विरेचन होता है। और फिर उसको बंद करने के लिए 2 नींबू का रस 1 चम्मच पानी देते हैं, विरेचन बंद हो जाता है। और यावत चुलका पीता तावत वेगे विरिच्यते, एक एक घुट पानी पीते हैं जब वेगावस्था है, लूज मोशन की अवस्था है, एक घुट पानी पिए तो इतना वेग आता है, इसलिए उस टाइम पे पानी नहीं पीना है। 3 बार लूज मोशन हो गया बस हो गया, 3 बार जाने के लिए। वेग तो कितने आते हैं वो तो हमें ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसी तरह से अश्वकंचुकी रस विरेचन के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। जयपाल बीज का चूर्ण बहुत बढ़िया है। फिर पंच सकार चूर्ण बहुत बढ़िया है, ये मतलब विरेचन के द्रव्य है। अविपत्तिकर चूर्ण है, मणिभद्र लेहम है।
फिर मिश्रक स्नेहम है, इतना बढ़िया बढ़िया दवाई है, एरंड तेल है, गंधर्व हरितकी है। इनका प्रयोग हमें अपने प्रैक्टिस में जरूर करना चाहिए। और हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाच नहीं, ये तो संशोधन तेषम न तेषम पुनरुद्भव, ये चरक संहिता में बताया है कि जब दोष थोड़ा सा प्रकोपित होते हैं तो दीपन पाचन द्रव्य देके हमें उसको शमन कर देना चाहिए। लेकिन बहुत दोषावस्था जब रहती है, जब पीड़िकाएं आ रही है, बहुत ज्यादा दोष प्रकोपित हो जाते हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमें शोधन करना है। तो शोधन की प्रक्रिया जो है वो हम लोग विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं। जैसा पेशेंट जो दोष जहां जो मार्ग के पास है वो हम लोग वैसा निकालते हैं। तो दोष जब निकल जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तो स्त्रोतरोध ठीक हो जाता है, पेशेंट का फिर बॉडी अच्छा हो जाता है। शुद्धिकरण का हमें आयुर्वेद में, ये केवल आयुर्वेद में ही है कि हम लोग शरीर को शुद्ध करते हैं। इसका इतना महत्व है कि पहले अगर बचपन में किसी को मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है, मिजल्स हुआ है, कोई भी ऐसी पहले व्याधि हो गई है और उसको सप्रेस करके रख दिया गया और उसका टॉक्सिन्स जाके बॉडी के कुछ ना कुछ सिस्टम को खराब कर रहा है और उससे फिर आम बात हो जाता है। जैसे ज्वर का चिकित्सा पूरा नहीं हुआ, ज्वर को दबा दिया गया, बुखार को पसीना से निकाल दिया गया, लेकिन आम दोष है तो उससे फिर क्या होता है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। फिर उससे आगे जितने भी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, एसएलई डिजीज, या फिर वो अगर जाके वो नर्वस सिस्टम में जाता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस होते हैं, कितना सारा व्याधियां हो जाती है। वो अंदर ही अंदर जाके टॉक्सिन्स कुछ ना कुछ शरीर में विकृति करते हैं और वो सेलुलर लेवल पे होता है। तो क्यों ना हम लोग पंचकर्म करके शरीर को शुद्ध कर दें कि सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए और शरीर अच्छा हो जाए। तो ये आयुर्वेद ही कर सकता है। और आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा, जरा चिकित्सा जो बताया है वो कोई भी पैथी में नहीं बताया है, आयुर्वेद का ये स्पेशलिटी है। इसलिए हमें, और इसी तरह से वमन चिकित्सा, वमन चिकित्सा में इतना बढ़िया फायदा होता है ना। शमन चिकित्सा जहां पर फेल हो रही है, नहीं रिजल्ट आ रहा है और हमें ऐसा पता चला है कि उपशय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वमन कराते हैं। तो वमन के लिए हम लोग मदन फल चूर्ण लेते हैं, या मदन फल पिपली का चूर्ण लेते हैं, यष्टि मधु का चूर्ण लेते हैं, या उसका क्वाथ लेते हैं, या फांट लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यष्टि मधु, वचा और मदन फल, इनका चाटन कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आयुर्वेद में धूम कल्पना बताइए, जैसे कि मनाशिलादि धूम, इसका बहुत बढ़िया काम होता है। जब भी ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी साइनसेस में सब कफ जमा हुआ है, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब में अगर कफ जमा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो रहा है, पीनस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मनशिलादि धूम का प्रयोग करते हैं, या पुष्कर मूल का धूम देते हैं, या कोष्ठ वनस्पति का धूम देते हैं, या एक विश्वनाथ धूम आता है, इसमें धतुर पत्र 4 भाग, शिव जी के नाम से पड़ा है विश्वनाथ धूम, जो शिव जी का काशी में विश्वनाथ मंदिर है ना, उस पे नाम पड़ा है। तो धतुर पत्र 4 भाग ले लेना है, वासा 1 भाग लेना है, कलमी सोरा जो रहता है पोटेशियम पर मैग्नेट, वो 1 भाग लेना है, और अलसी का तेल, इसको मिक्स करके और धूम नेत्र में डाल के या सिगार में भर के और इसका धूम लेते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, धतुर पत्र जो है, धतूरा का जो पत्ता है उसका चूर्ण लेना है 1 भाग, 4 भाग, वासा लेना है 1 भाग, कलमी सोरा या पोटेशियम पर मैग्नेट जो बोलते हैं कलमी सोरा, वो 1 भाग लेना है, और अलसी का तेल, इसको मिक्स करके फिर इसको क्या करना है, धूम नेत्र में डालना है या सिगार में डाल के उसका धुआं लेना है। तो इससे ना पूरा जितना भी कफ जमा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से दुर्गंधि युक्त श्वास है, मतलब बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, श्वास की व्याधि है, ब्रोंकियल अस्थमा है, कफ है, कास है, ऐसा बीमारी है, तो योगेंद्र रस, उसी तरह से श्रृंग भस्म, नवसागर, इन सबको लेके और वासा धतुर इनके साथ अगर प्रयोग करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। मधु के साथ लेना है योगेंद्र रस, श्रृंग भस्म, फिर नवसागर का भस्म लेते हैं, फिर वासा लेते हैं, धतुर लेते हैं, इतना बढ़िया काम करता है कि क्या बताएं। इसी तरह से वासा है, धतुर है, इसका अगर हम लोग सिरप के रूप में या मधु के साथ चाटन करते हैं बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आयुर्वेद में स्वेदन की प्रक्रिया बताइए कि धतुर और वासा के पत्तों का अगर नाड़ी स्वेद दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसी तरह से अगर हमारे बॉडी में एसिड बैलेंस करना है, एसिड को बैलेंस करना है और एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारे शरीर में, तो हम लोग वासा, तुलसी, बृहति का काढ़ा देते हैं तो यह पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। इसी तरह से बृहत्यादि गण का काढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। वासा और नवसागर का प्रयोग करते हैं, इसका काढ़ा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हमें ना पेशेंट को ना पत्ते वाली सब्जियां बंद कर देनी चाहिए, चावल का पानी जो है जो मंड बोलते हैं वह पीने के लिए देना चाहिए। उसी तरह से 1 टाइम खाना खाने के लिए देना चाहिए। पेशेंट को हम लोग दूध बोलते हैं कि आप रात में दूध पी लीजिए, इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है।
उसी तरह से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पेशेंट आते हैं, तो हमें बहुत सारी दवाइयाँ, और उसके बारे में तो हम लोग रोज चर्चा करते ही हैं। आगे का मैं लेक्चर है ना वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी का मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे एक जनरल बताना था, अलग अलग फॉर्मुलेशन इन अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग संडे का थोड़ा एंजॉय भी करिए। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो इनबॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मुझे असली में आप लोगों को ना और भी बहुत कुछ बताना था, लेकिन मैं एक दिन में एक ही टॉपिक बताऊंगा। अभी मुझे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या करना चाहिए वो सब भी बताना था, कल परसों के लेक्चर में मैं बताऊंगा। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। हमें रोज पढ़ाई करना है, आप लोग प्रॉमिस करिए रोज पढ़ाई करेंगे, संहिता पाठ रोज करेंगे। हम लोग फॉर्मुलेशन पे भी करेंगे, अलग अलग डिजीजेस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जितना हम लोग सुनते हैं, बात करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, उतना हमारा प्रैक्टिस अच्छा होता है। जितना लोग संहिता पढ़ते हैं ना उनका प्रैक्टिस और अच्छा होता है। ये मत सोचिए कि एक डिग्री मिल गई, एक जॉब लगे, कंफर्ट जोन में गए, आप पढ़ाई की क्या जरूरत है, ऐसा कभी नहीं सोचिए, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है कि ये अपना पढ़ाई जरूर जारी रखते हैं, पेशेंट को ठीक करने के लिए कोशिश जरूर करते रहना है। डॉक्टर अभिलाषा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, ये ना थोड़ा सा स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है फेसबुक लाइव का, एक मिनट रुकिए बस। सविता मैम बोल रही हैं सर्दी में नोज ब्लॉक होता है तो ऐसे में अनु तेल का नस्य दे सकते हैं। आप दीजिए, अणु तेल दीजिए, षड बिंदु तेल दीजिए, सरसों का तेल दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर ना, अगर ये सब तीक्ष्ण तेल नहीं पसंद किसी को, तो रोज ना गाय के घी एक पात्र में निकाल के उंगली को डिप करके नाक में लगा दीजिए। 1 साल तक अगर करते हैं ना, तो अगर नस से लेना पसंद नहीं है किसी को, हमारे पास अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, तो अगर घी को लगा दें, उससे भी सर्दी और क्रॉनिक जो साइनोसाइटिस है वो ठीक हो जाता है। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग अपने अपने मत जरूर दिया करिए, आपके एक्सपीरियंस शेयर किया करिए, क्योंकि ना वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट ये रुकिए, ये ना पता नहीं क्यों स्क्रॉल करने के बाद नीचे जा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं एक्यूट साइटिका पेन में क्या दे सकते हैं। पित्त प्रकृति, फीमेल पेशेंट ऑल्सो हैविंग रक्त प्रदर, यूएसजी नॉर्मल। रक्त प्रदर की पहले चिकित्सा करिए इसमें, तो आप बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ रस, प्रद्रांतक बोलबद रस, प्रद्रांतक रस दे सकते हैं। पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ दीजिए। कुटजा रिश दीजिए नागकेशर चूर्ण के साथ, तो ये बंद हो जाएगा। प्रवाल पंचामृत दीजिए तो रक्त प्रदर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद साइटिका का जो पेन है उसमें आप दीपन पाचन करा के फिर महाविषगर्भ तेल का बस्ती दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। साइटिका का पेन कम हो जाता है। और उसी तरह से वात गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, महावात विध्वंसक रस, एकांग वीर रस और कटी बस्ती करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर रक्त मोक्षण करिए, फिर जलौका लगाइए, उसके बाद में अग्निकर्म करिए, बहुत सारे है ट्रीटमेंट। एक्यूट साइटिका का पेन जो है ना, एक्यूट अगर कंडीशन है, अग्निकर्म से बहुत अच्छा फायदा होता है। विद्ध कर्म से, जहां पर पेन हो रहा है वो पॉइंट को देखिए और वहां पे विद्ध कर्म कर दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर ये सारे पंचकर्म है या शमन चिकित्सा में वृहद्व चिंतामणि है, उसके बाद में वात गजांकुश रस है, फिर महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, ये सब से बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुरिता सकट मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उग्रसेन जी नमस्ते प्रणाम आपको। नीलम जी बोल रही हैं कि आई हैव लेफ्ट फुट स्वेलिंग वेन एवर आई ट्रेवल 3 or more आर इन कार, इट जस्ट स्टार्टेड नाउ 3 months अगो, नॉट बिफोर। आप पुनर्नवा प्रयोग करिए मैम। नीलम जी, आप जब लेफ्ट फुट का स्वेलिंग हो रहा है तो पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवा का चूर्ण लीजिए, या पुनर्नवा रिष्ट लीजिए, पुनर्नवा सब लीजिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अग्नि को बढ़ाइए और एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, एकदम ठीक हो जाएंगे आप। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निमी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू थैंक यू। अनीश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उज्ज्वला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुलभ सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रिया जी बोल रही हैं कि हाइपर एसिडिटी पेशेंट से दूध से हमारी एसिडिटी बढ़ती है, सर कोल्ड दूध एडवाइस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाइपर एसिडिटी में अग्निमंदिता हो रहती है। आपको ना ऐसा दवाई देना है जो दीपन और पाचन का कार्य करे,
पित्त जो है साम पित्त रहता है हाइपर एसिडिटी में, तो सामता को आप नहीं बचाएंगे, केवल दूध पिलाएंगे तो नहीं होगा। आपको जैसे सुचेकर रस, फिर कामदुधा रस, प्रवाल पंचामृत, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप सुचेकर रस देंगी ना तो वो क्या करता है, आम का पचन करता है, आम का पचन भी करेगा, पित्त का शमन कर देगा। पित्त जो द्रव गुण से बड़ा है, उष्ण तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना पड़ता है। फिर कामदुधा रस है, फिर शतावरी चूर्ण है, ऐसे द्रव्य दीजिए जो ना मधुर तिक्त कषाय रसात्मक हो, तब हम आपकी एसिडिटी ठीक होगी। अगर इन सब से भी नहीं हो रहा है तो एक विरेचन दे दीजिए आप, जैसे कि आप त्रिवित लेहम दे दीजिए, ऐसे कुछ ऐसे दे दीजिए तो फिर ज्यादा चले। कोल्ड दूध जो है ना, आप दूध देंगे तो वो टेम्पररी कम करेगा, आइसक्रीम खाने के लिए देंगे टेम्पररी, लेकिन अग्निमान्यता करेगा, वो फिर परमानेंट इलाज नहीं होगा। मतलब टेम्पररी करना है, इमरजेंसी में करना है तो ठीक है, लेकिन आपको परमानेंट ही करना है तो दीपन पाचन करना पड़ेगा। डॉक्टर अमृता मेमोरियल, शोधन इन कैंसर ऑफ पेंक्रियाज, हु इज वीक, बट हु इज वीक नहीं बोलते हैं, इट इज वीक, विच इज वीक। ये है ना, पुलिंग शब्द नहीं है। पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज और कैंसर ऐसे लिखिए, शोधन कैंसर ऑफ पैंक्रियाज विच इज वीक ऐसे लिखिए। हु बट मैटर्स इन लिवर कैसे करें। अभी देखिए पैंक्रियाज का है, कैंसर है, तो इरमुंगली घृत बहुत बढ़िया काम करता है, और पैंक्रियाज पे काम करना है और लिवर पे भी काम करना है, मेटास्टेसिस भी हो रहा है, तो आपको पित्तज ग्रहणी के सारे सिम्टम्स उसमें मैच होंगे। सीरम अमाइलेज बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा, आपको जरूर ये दिख रहा होगा, तो इतना ज्यादा पित्त बढ़ता है, भस्मक अग्नि, तीक्ष्णाग्नि ऐसे रहता है पेशेंट को, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, और बहुत मतलब पच जाता है और बॉडी को लगता नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है कि आप ना आरोग्य वर्धनी वटी जो आप देते हैं लीवर की दवाई वो दीजिए, और इरमुंगली घृत जो है वो बहुत अच्छा जो रिजल्ट आता है वो मैं बता रहा हूँ। रक्त मोक्षण कराइए, रक्त मोक्षण से ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। विरेचन कराइए आप। और दूसरा है कि इरमुंगली घृत का बस्ती दे दीजिए, पीने के लिए दे दीजिए, पूरा पेशेंट ठीक हो जाते हैं। रिलेटिव्स रेडी नहीं है, शोधन में नहीं रिलेट मत हुए ना, आप ना अभ्याधि मोदक रात को खिला दीजिए, और फिर वो बोलेगा पेट साफ हुआ तो होने दीजिए। या मैं जो अभी बता रहा हूँ, सिंहनाथ गुगुल 2 गोली रात को दे दीजिए, रात को 2 गोली, और त्रिफला गुगुल 2 गोली, अच्छे से पेट साफ होगा। आपको जरूरी नहीं है कि क्लासिकल आप वमन और विरेचन के पास जाएं, आप बोलिए भी मत, आप चुपचाप दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, पेशेंट को भूख लगेगी, फिर आप पे विश्वास हो जाएगा कि अच्छा हाँ बहुत अच्छा है। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कभी कभी ना पेशेंट को ना सब चीज नहीं बताना है कि हम आपको वमन कराएंगे, हम आपको विरेचन कराएंगे, क्योंकि कैंसर के पेशेंट होते हैं अपने आप डिप्रेशन में होते हैं, और आप बोलेंगे कि हम आपको इतना पानी पिला के उल्टी कराएंगे, पेशेंट नहीं आएंगे आपके पास। आपको ये सब नहीं बोलना है, आप चुप रहिए। और आप एक शोधन के लिए मैंने जो बताया, सीनत गुल और त्रिफला गुल 2 गोली रात को दे दीजिए, नेक्स्ट डे उसका पेट साफ होगा, वो पेशेंट खुद विश्वास करेगा आपको। कभी कभी हमारी दवाई नहीं बताना चाहिए पेशेंट को कि हम क्या दवाई दे रहे हैं, ज्यादा आप सच बताएंगे ना तो आप फंस जाएंगे, पेशेंट आपसे दवाई नहीं लेंगे, फिर वो आप पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि हमने हमने इतना विरेचन किया, हमने उल्टी किया, हमको लूज मोशन है, पेशेंट नहीं आएंगे। हमें तो जीतना है, हमें जब जीत के हम सोचते हैं ना, तो पेशेंट को थोड़ा चुप रहिए, आप ट्रीटमेंट दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा, तब आपको जीत होगा। डॉक्टर मनीषा जी बोले अभ्याधि मोदक, वो तो 1 गोली दे सकते हैं, डाबर का आता है, लेकिन वो भी बहुत तीक्ष्ण रहता है, उसको ध्यान से दीजिए कि वो इच्छा विधि जैसा ही अभ्याधि मोदक होता है, उसको ध्यान से दीजिए। 3 बार जब लूज मोशन हो जाता है अभ्याधि मोदक से, तो 2 नींबू को निचोड़ के 1 चम्मच पानी डाल के पिला दीजिए, बंद हो जाता है। और जब लूज मोशन हो रहा है तो पानी नहीं देना है, ठीक है। ये जो स्किल होता है ना प्रैक्टिस करने का, कि पेशेंट को हमें कॉन्फिडेंस में भी लेना है। पेशेंट हमारे पास क्या है ना, कि आता है तो पैर छूना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारे लिए नेक्स्ट टू गॉड है। ऐसा नहीं है कि हम केवल बैठे हैं पैसा लेने के लिए, और हम ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, शीत पित्त की छोटी बच्ची थी, उसके पिताजी आए, इतने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से कर करके आए, नहीं हुआ, और मैंने उनको ना सिंपल ये सिहनाथ गुगुल 2 गोली और त्रिफला गुगुल 2 गोली, और बाकी मैंने कुष्ठग्नगण, कंडुग्नगण, उदर्द प्रशमनगण के 1-1 गोली दे दिया था, गंधक रसायन दे दिया था, ऐसे 4-5 गोलियां दिया। 1 हफ्ते के बाद वो बोले कि हमें पूरा ठीक ही हो गया, क्या आपने जादू कर दिया। फिर वो मुझे कुछ खुद से पैसा देने लगे। तो ये होना चाहिए कि हमें खुद पैसा दें लोग, हम पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा हमारे पीछे भागना चाहिए। आप बस ट्रीटमेंट को अच्छा करने का कोशिश करिए, और पेशेंट को कॉन्फिडेंस, पेशेंट आपके पास क्यों आएगा, मार्केट में इतने सारे डॉक्टर हैं, आपके पास ही क्यों आएगा, क्योंकि विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किराना के इतने सारे दुकान होते हैं,
या कोई मतलब कोई भी चीज़ की दुकान होती है, हम एक ही दुकान पे क्यों जाते हैं बार बार? क्योंकि वहाँ पे विश्वास होता है कि ये दुकानदार अच्छा दे। उसी तरह से डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास को टिकाए रखने के लिए आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, मतलब हर चीज़ में पेशेंट जो बोले कि हाँ ये डॉक्टर के पास गए ना, हमारे दादा गए, हमारी मम्मी गई, हमको इनसे फायदा ही होता है। ऐसे ब्लाइंडली आप पे विश्वास होना चाहिए, और आप वैसा खरा होने का हमेशा अलर्ट रह के अच्छा काम करिए। बुरा काम कभी नहीं करना है। अच्छा काम करने में बहुत मेहनत लगती है, बुरा काम 1 सेकंड में बुरा काम हो जाता है। अच्छा काम करिए और फिर जीतिए, आप लोग सक्सेसफुल होइए। ठीक है, तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त कर देता हूँ। अब हम लोग 8:15 बजे मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।